हेलो 17वीं मेंस देने वाले विद्यार्थियों, आपके लिए मैं लाया हूं मार्गदर्शन सीरीज। यह कई खंडों में होगा, उसका आज पहला खंड लेकर आया हूं। आपको परिश्रम तो करना है, बीपीएससी मेंस देना है तो इसके लिए परिश्रम तो करना है, लेकिन परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आप, हम या जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं, कई उलूल जुलूल चीज़ें पढ़ लेते हैं या गुरुजी ने जो बताया उसको पढ़ लिए और फिर पता चलता है कि जो हमने पढ़ा वो तो परीक्षा में आया ही नहीं। तो आपको पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों पर भी नज़र रखना है, उसका विश्लेषण भी करना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछने की शैली में बदलाव आ रहा है उसका ट्रेंड एनालिसिस भी करना है और उसके बाद परिश्रम करना है। चलिए इस काम में मैं आपको कुछ मदद कर देता हूं। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता के लिए जो रास्ते जाते हैं उस रास्ता के बारे में आपको पहले पता करना होगा और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको जो भी सुविधाजनक हो, आप वाहन से जा सकते हैं, अंधेरा है तो टॉर्च लेकर चल सकते हैं, तो ये दो काम कर सकते हैं। तो बीपीएससी मेंस में सफलता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जानना चाहिए, मेंस में क्या सिलेबस है। परंतु बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो मोटे तौर पर लिखा गया है, काफ़ी विस्तृत या डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में, उसका एनालिसिस करना होगा। और उसके लिए इस प्रकार का जो बुक आता है आपका क्वेश्चन बैंक, जो कि बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के साथ साथ हिंदी का भी प्रश्नों का संग्रह रहता है, इसको जरूर हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। चलिए इस कार्य में आपको मदद करने के लिए मैं आज लाया हूं मार्गदर्शन सीरीज 1। 17वीं बीपीएससी मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए या आगे 71वीं 72वीं देने के लिए भी यह वीडियो, जो भी विद्यार्थी देना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप बिना स्किप किए, बिना इस वीडियो को रिमूव किए आप देखते रहिए। आपको निश्चित तौर पर एक ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो शायद कहीं ना मिला होगा और इस प्रकार का बात आप सोचे नहीं होंगे। इसमें हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो मार्गदर्शन सीरीज 1 में हम जीएस पेपर 1 के जो पहला टॉपिक है इतिहास, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को लेंगे और उसका एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का आपको लिखित अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप जो निर्धारित समय सीमा है उसमें 3 प्रश्न जो लिखने होते हैं इतिहास खंड से, उसको आप भली भांति लिख कर आ जाएं और इस खंड से आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएं। तो आइए बीपीएससी मेंस मार्गदर्शन सीरीज 1, इसका दूसरा भाग आएगा, तीसरा भाग, चौथा भाग, जितने भी जीएस पेपर के भाग हो सकते हैं, 6 भाग अमूमन रहते हैं, तो इन 6 भाग पर 6 सीरीज तो कम से कम लाएंगे ही। इसके अतिरिक्त हम निबंध पर भी 1-2 सीरीज लाएंगे। तो ये मार्गदर्शन सीरीज 17वीं बीपीएससी मेंस, 71वीं बीपीएससी मेंस और 72वीं बीपीएससी मेंस, जो भी आगे के बीपीएससी होंगे उनके लिए मार्गदर्शन सीरीज 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस का सिलेबस एंड सजेस्टेड टॉपिक्स फॉर इतिहास, कला एवं संस्कृति। आपको मैं बता दूं, इतिहास, कला एवं संस्कृति एक बहुत ही वाइटल सेगमेंट है जीएस पेपर 1 का। जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में जनरल स्टडीज पेपर 1 का पहला सेक्शन में ये पूछा जाता है। पहला सेक्शन में कुल मिलाकर 114 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और 3 प्रश्न आपको लिखने होंगे। इन 3 प्रश्नों में कुछ उप प्रश्न भी हो सकते हैं, यानी उपखंड भी हो सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा आपको करते हैं कि किस प्रकार से आपको जीएस पेपर 1 की अगर बात किया जाए, सामान्य अध्ययन पत्र 1, तो किस प्रकार से अंकों का बंटवारा होता है, तो उसको सबसे पहले आप देख लीजिए। जीएस पेपर 1 300 अंकों का पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है, और 300 अंकों को 3 खंड में विभाजित किया गया है। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। ठीक है, इसको बीपीएससी के पेपर में जीएस पेपर 1 का जो होगा उसमें इसको सेगमेंट 1 कहा गया, इसको सेक्शन 2 कहा गया और इसको सेक्शन 3 कहा गया है। 3 भाग में बंटे हैं। तो उसमें से पहला भाग जो है
इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 38 अंक निर्धारित होंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें 38 या 114, यानी 3 प्रश्न लिखना है जिसमें से प्रत्येक के लिए 38 नंबर रहेंगे और कुल 114 नंबर का यह पेपर होगा। तो इसी के बारे में आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे। आज हम इसका डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अभी तक परंपरागत रूप से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते थे उसके अतिरिक्त और क्या पढ़ना पड़ेगा, जो अभी नए समय के अनुसार बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से इसे लिखा जाना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। दूसरे जो सीरीज है, मार्गदर्शन सीरीज का दूसरा जो भाग होगा, उसमें हम समसामयिकी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देते हैं कि यहाँ से भी आप देखा जाए तो 3 प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा और यहाँ भी 38 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो 114 अंकों का यह भी समसामयिकी खंड हो जाता है, ठीक है। जबकि स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 36 अंकों के होंगे और इस तरह से 72। तो सेक्शन 1 से 114, सेक्शन 2 से 114 और सेक्शन 3 से 72, इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा 300। यानी पेपर जीएस पेपर 1 300 अंकों का होगा और इसको आपको लिखना है। समय कितना रहेगा, तो समय रहेगा 3 घंटा, समय रहेगा 3 घंटा यानी 180 मिनट। 180 मिनट में आपको 8 प्रश्न लिखना है। 3 प्रश्न यहाँ से, 3 प्रश्न यहाँ से और 2 प्रश्न यहाँ से, 8 प्रश्न लिखना है। और इस तरह से आप अगर विभाजन करें तो प्रत्येक प्रश्न के पीछे आपको 22 मिनट का समय मिलेगा और 22 मिनट में ही पूरा जो कई खंडों वाले प्रश्न होंगे उनको सारगर्भित उत्तर लिखना है। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी भी दमदार होनी चाहिए। पहले यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर इतिहास, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति की बात करें तो इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें कई भाग होते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन में भी एक अति प्राचीन इतिहास होता है, पाषाण काल वाले आ जाते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास का भी कुछ भाग हमें नॉर्मली इतिहास में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सीमित सिलेबस है, सीमित सिलेबस, इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के दिनों में क्या है कि थोड़ा सा उसमें विस्तार किया गया है, थोड़ा सा विस्तार क्या किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप नॉर्मली ये जान लीजिए कि अगर प्रश्न की बात किया जाए तो 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न होगा वो अनिवार्य होगा, यानी इसको लिखना ही लिखना है, ये अनिवार्य होगा। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपको 4 उप प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, A, B, C और D, ये 4 उप प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये चारों का 4 लिखना है और चारों ही लिखना कंपलसरी है, यानी उसमें से अगर नहीं लिखेंगे तो सीधा नंबर कटेगा। अगर दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न में आपको यहां पर 2 ऑप्शन रहेगा अथवा करके, चाहे आप क्वेश्चन ए लिखिए चाहे आप क्वेश्चन बी लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, यहां 2 प्रश्न रहेंगे। और उसी प्रकार अगर सेक्शन मतलब तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहां से भी आपको 2 रहेंगे अथवा करके, या तो आप ये लिखिए या आप बी लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, तो यहां से 4 प्रश्न, यहां से 2 प्रश्न और यहां से 2 प्रश्न, यानी कुल मिलाकर बीपीएससी पूछ रही है कितना, तो मोटे तौर पर देखें तो 5 प्रश्न पूछ रही है और अगर इन 4 को भी इसमें गिनती कर लें तो 8 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। जिसमें से आपको लिखना कितना है, अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रश्न लिखना है, लेकिन इन चारों को गिनती अगर अलग अलग कर लें तो आपको लिखना है 2 और 4 6 प्रश्न लिखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बीपीएससी मेंस की परीक्षा में पहले जो इस खंड से प्रश्न आते थे उसका सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, परंतु आज के दौर में हम देख रहे हैं कि सिलेबस तो लंबा चौड़ा हुआ ही, साथ ही आपके क्वेश्चन लिखने के जो दायरे हैं
उसको सीमित किया गया है। यानी आप बहुत ज़्यादा इसमें फ्रीडम नहीं है। अगर नहीं तो एक बार ऐसा हो गया था कि बीपीएससी इतिहास खंड से 6 प्रश्न पूछता था और उसमें से 5 प्रश्न लिखना होता था, तो काफ़ी आसान होता था। कोई भी 3 प्रश्न लिखना होता था, 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न लिखना होता था, काफ़ी आसान हो जाता था कि आप 6 में से कोई भी 3 लिख दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या है कि आपको पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य ही कर दिया गया और दूसरा और तीसरा में भी बांध करके रख दिया गया कि या तो ए लिखिए या बी लिखिए। सिलेबस भी पहले काफ़ी शॉर्ट था। सिलेबस क्या था, एक कला वाला पार्ट पढ़ना था, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसको हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद जनजाति विद्रोह में 2 विद्रोह पढ़ना था, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ठीक है। किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह पढ़ना था और स्वामी सहजानंद सरस्वती का पढ़ना था। उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आज़ाद दस्ता, ये पढ़ना होता था। एक क्वेश्चन आता था बंगाल से बिहार अलग होने का जो संघर्ष है उसके बारे में पढ़ना पड़ता था, और एक बिहार में शिक्षा एवं तांत्रिक शिक्षा का विकास, इसको पढ़ना पड़ता था। और बाकी 3 विचारकों का विचार पढ़ना होता था, गांधी, नेहरू, टैगोर। बस इतना सा ही सिलेबस था इतिहास, आर्ट, कला एवं संस्कृति का। काफ़ी आसान, सबसे आसान जो सेगमेंट होता था यही होता था। लेकिन आज के दिनों में इसको टफ बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखने से पहले हम प्रश्नों पर गौर कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा मैंने पीछे चर्चा किया कि पहला जो खंड है वो अनिवार्य है और उसमें उसको कई भाग में विभाजित किया गया है, 4 या 5 भाग में। तो हम लेते हैं 69वें बीपीएससी का एक क्वेश्चन। ये 69th बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 का पहला जो सेगमेंट है, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, हूबहू मैंने क्वेश्चन को उतार दिया गया है। इस तरह से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, ठीक है। राइट द शॉर्ट कमेंट्स द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और सभी को लिखना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी एक को छोड़ दें, सबको लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर संथाल विद्रोह है, संथाल रिवोल्ट, फिर चंपारण सत्याग्रह है, फिर मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला, और फिर उसी प्रकार 5वां प्रश्न है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो परंपरागत प्रश्न है, पहले भी पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में, ये भी पूछा जाता रहा है। लेकिन एक नया क्या है, तो ये आपको नया दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये नया दिख रहा है, यानी इस प्रकार के प्रश्न पहले बीपीएससी में नहीं पूछे जाते थे, इसको इधर हाल फिलहाल में ऐड किया गया। तो आपकी तैयारी भी उसी अनुसार से होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका दूसरा प्रश्न को देखें तो दूसरा प्रश्न जो है 2 भाग में है, एक है खंड ए और खंड बी, दोनों में से किसी एक को लिखना रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अथवा दे दिया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंड से हटकर क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्राचीन काल का मतलब है कि आपको फिर जो है बुद्ध काल में जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल नया इन्वेंशन एक तरह से बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। और फिर दूसरा है चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए ये तो परंपरागत क्वेश्चन हो गया, पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा था और किस तरह से नील कृषकों की दुर्दशा पर वो गए थे चंपारण और तिनकठिया प्रथा को समाप्त किए थे और कृषकों को 25% लगान भी माफ़ करवाया था। तो ये सारा कहानी है और उसका जो मूल्यांकन है
कि क्या चंपारण सत्याग्रह का परिणाम हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। निश्चित तौर पर एक मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण की धरती ने ही महात्मा बनाया था, तो ये आगे जाकर भारतीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिखिए। इसी प्रकार तीसरा हम देखें तो तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पहले बीपीएससी नहीं पूछता था। 68वें से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इतिहास ऑप्शनल वाले जब देते थे, हिस्ट्री जिनका वैकल्पिक विषय होता था, वहाँ ऐसा पूछा जाता था। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जाके डीप स्टडी करना होगा, ठीक है। और डीप स्टडी करने के लिए फिर आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी परंपरागत टॉपिक है उससे हटकर कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल से पहले का फेज का, जब फिरोज शाह मेहता जैसे नेता थे या गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, तो उस समय के जो उदारवादी चरण है, जब डोमिनियन स्टेट्स की मांग किया जाता था, पूर्ण स्वराज की मांग तो बाद में होने लगी, तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए अथवा में है, तो अथवा में यानी चाहे आप ए लिखिए चाहे आप बी लिखिए। अब बी में क्या है, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। बिहार में जो भी आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ है उसकी नींव जो है अंग्रेजों द्वारा रखी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के समय में बहुत सारे जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, उसके तहत कुछ स्कूल खोले गए, तो इनके बारे में पूरा जो है लिखना है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ सर्वप्रथम पूर्णिया, पटना, ठीक है, भागलपुर, मुंगेर हाई स्कूल की स्थापना हुई, कॉलेज की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। वो चार्टर एक्ट में 1 करोड़ रुपया दिया गया था, और किस तरह से जो भी कमीशंस आए तो उन सब के अंतर्गत किस तरह से बिहार का शिक्षा का विकास हुआ, तो उसको जो है यहाँ पर लिखना है। तो ये भी एक परंपरागत क्वेश्चन हुआ। यानी हम देख रहे हैं कि पहला जो है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले जो जीएस के सिलेबस में नहीं था उस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, और दूसरा जो है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जैसा कि बीपीएससी पहले पूछ रहा है। तो ये थी, तो ये आप 69वें बीपीएससी का क्वेश्चन को हमने दिखाया। अब एक बार 68वें बीपीएससी के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं तो एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर रहा 68वें बीपीएससी का क्वेश्चन। तो ठीक पहले के जैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 1 सभी के लिए अनिवार्य है, इसको लिखना है। और लिखना किस तरह से है, तो इसमें 4 प्रश्न हैं, यानी 4 छोटे छोटे प्रश्न हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये 38 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको 9.5 नंबर करके 4 प्रश्न हो सकते हैं, या बीपीएससी कुछ अलग भी डिसाइड कर सकता है, लेकिन जब तक कोई नंबर का विभाजन नहीं दिया तो हम ये मान सकते हैं चलिए 9.5 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न है। अब देखिए, जिस तरह से आप 69वीं बीपीएससी में देखें, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 ये पूछ दिया गया। उधर पूछा था भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और यहाँ पर लिखा 1858। ये 1858 क्या है, 1857 की क्रांति के बाद जब कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत को सीधा जो है ताज के शासन के अंतर्गत लाया गया, यानी महारानी विक्टोरिया का यह घोषणा पत्र था और भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, उसके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो आधुनिक इतिहास जिन्होंने पढ़ा है तो वो आसानी से लिख देंगे, और जो नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए फिर है बिरसा मुंडा का आंदोलन और इंडिगो नील विद्रोह। अब यहाँ पर इंडिगो नील विद्रोह के बारे में, बिरसा मुंडा आंदोलन चलिए लिखा जाएगा, परंपरागत क्वेश्चन है। इंडिगो नील विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, तो नॉर्मली इसको चंपारण सत्याग्रह से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ चंपारण सत्याग्रह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसके पीछे जाना पड़ेगा कि पहले भी नील कृषकों का आंदोलन हुआ था और उनकी दुर्दशा का जिक्र जो है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक में किया था।
तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये चंपारण सत्याग्रह से अलग हटकर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पटना कलम चित्रकला, ये तो बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, तो चलिए ये तो आसानी से लिखा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी दो ऐसे क्वेश्चन को डाल दिया गया है जो परंपरागत रूप से थोड़ा सा हटके है। अब आइए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो ठीक पहले के जैसा ही हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न में भी दो ऑप्शन है, यानी चाहे आप ए लिखिए या फिर वे लिखिए, ठीक है। अगर ए लिखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको नंबर ज़्यादा मिले, क्योंकि ये परंपरागत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। अब मैं जो है इस प्रश्न पर चर्चा करूंगा किसी दूसरे वीडियो में, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको चर्चा करूंगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किस कारण से हुआ। कई सारे कारण हैं, जो भी हमारे पढ़े लिखे युवा वर्ग थे, राजा राम मोहन राय से लेकर तमाम सारे, फिर अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ थी, ठीक है उनमें कई सारे कांड हुए, उनका था, ठीक है। कई सारे विधेयक का इसमें आता है कि वो कारण था। 18वीं 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक जागरण हुआ, ये सारे सभी कारण हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्योर जो है, ये जो ऑप्शनल वाले, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो पढ़ते थे, मेंस में देते थे, वो सीधा प्रश्न उठाकर यहाँ पूछ दिया जा रहा है। तो इसकी अलग अलग से तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसी प्रकार ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभावों की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम पीछे इसका जिक्र किए थे, तो ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन कमोवेश वही प्रश्न है जो परंपरागत रूप से पूछे जाते रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत बिहार में शिक्षा या फिर तांत्रिक शिक्षा या फिर प्रेस एवं पत्रकारिता का क्या विकास हुआ। उससे संबंधित सवाल बीपीएससी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न से ये एक तरह से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब आइए तीसरा नंबर पर, यहाँ भी यही बात है, चाहे तो ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। अगर ये लिखते हैं तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अब मंदिर का विकास, प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मंदिर के कई विकास शैली हैं। सबसे पहले मंदिर कहाँ बनना प्रारंभ हुआ था, है ना, उसमें आपका देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद पल्लव काल में मंदिर के शैली रथ मंदिर का विकसित हुआ था, चोल काल में, ठीक है। तो इन मंदिरों को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक इस तरह से होल एंड सोल ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ये ऑप्शनल वाले हिस्ट्री में लोग पढ़ते थे, वो क्वेश्चन इधर पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, वो अगर नहीं लिख पाते, हाँ इतना तो तय है कि जब सभी लोग इसको लिखेंगे और आप अगर इसको लिखेंगे तो निश्चित तौर पर बीपीएससी एक अलग से नंबर आपको देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए दूसरा रूप में, तो समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तीन पढ़ना पड़ता था। तो उसी का विचार का जो है ना वर्णन कीजिए। ये भी एक परंपरागत क्वेश्चन है, बीपीएससी कई बार इसे पूछा है, ठीक है। तो ये 2 वर्षों का क्वेश्चन का विश्लेषण था 68वीं और 69वीं का, अभी 70वीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो है, परंतु सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगते हैं तो उसको 1 साल 2 साल यही समझने में लग जाता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो सबसे पहले यही जान लें कि पढ़ना है, मगर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 का जो पहला सेगमेंट है 38 नंबर का, ठीक है, 38 नंबर का, 114 नंबर का, 38 नंबर करके क्वेश्चन होता है, 114 नंबर का, अगर इस पर जो है फुल कमांड आपको करना है तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को समझना होगा और टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। तो मोटे तौर पर देखिए हम इसको 6 भाग में विभाजित किए हैं, जो कि पहले इतिहास, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता था और इतना ही पढ़ने से काम बन जाता था, हमारा क्वेश्चन आ जाता था। 6 प्रश्न लिखा जाता था, 6 प्रश्न पूछा जाता था, जिसमें से 3 प्रश्न लिखना है, आराम से क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब जो है इसमें हम
इसके अलावे 4 टॉपिक और प्लस किए हैं जो कि आगे है। तो सबसे पहले जो परंपरागत टॉपिक है उसको देख लीजिए कि पहला जो होता था बहुत ही फेवरेट है कला। तो कला के अंतर्गत 4 कला पढ़ना होता था। ठीक है, पहला है मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। बस यही 3 से बीपीएससी प्रश्न पूछा है। एक मधुबनी पेंटिंग भी हम लोग पढ़ लेते थे, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछने की संभावना रहती है। पढ़ लीजिए। जनजाति विद्रोह में क्या है, तो हम लोग संथाल और मुंडा दो विद्रोह पढ़ते थे, और साथ ही वो बिहार में जो भी जनजाति विद्रोह हुए तो उस पर भी एक ओवरव्यू हम लोग डाल लेते थे, ताकि कहीं से भी अगर प्रश्न भूला भटका आ जाए तो इस तरह का प्रश्न जो समस्त जनजाति विद्रोह, संथाल मुंडा के अलावे भी और भी बहुत सारे विद्रोह हुए उस पर हम लोग नज़र डाल देते थे। किसान आंदोलन में देखिए, तो किसान आंदोलन में सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा जो है स्वामी सहजानंद 1908 से लेकर 1936 तक स्वामी सहजानंद का जो किसान आंदोलन है, ये 2 हम लोग पढ़ते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार अगर यहाँ देखें तो पहला हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ते थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा, बिहार में एक दौर चला था क्रांतिकारी आतंकवाद का, इसको नाम दिया था, जिसमें काकोरी कांड वगैरह हुए थे, खुदीराम बोस जैसे लोग आए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, उसको भी हम लोग देख लेते थे। उसके बाद भारत छोड़ो, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता के अतिरिक्त एक जो है अलग बिहार, सेपरेट बिहार आंदोलन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग एक सेपरेट बिहार आंदोलन पढ़ लेते थे। चूंकि बिहार पहले जो है ना वो बंगाल के अंतर्गत था, बंगाल का एक सूबा था, तो अलग बिहार आंदोलन भी हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते थे। बिहार में शिक्षा, यहाँ पर 3 पहलू में प्रश्न पूछा जाता है। एक शिक्षा, जनरल शिक्षा, दूसरा है तकनीकी शिक्षा या तांत्रिक शिक्षा। ठीक है, और फिर प्रेस एवं पत्रकारिता, प्रेस एवं पत्रकारिता। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ते थे। और बाकी विचारकों में 3 विचारक थे, गांधी, नेहरू, टैगोर। तो इसमें हाल के दिनों में कुछ और ऐड किया गया है, जैसे लोहिया को भी अब पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, जयप्रकाश को पढ़ लीजिए, अंबेडकर भी पढ़ लीजिए, काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो ये सब विचारक के थे। यही इतना परंपरागत पहले था जो जहाँ से क्वेश्चन की आ जाता था। अब आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जीएस पेपर का पहला सेगमेंट है और सबसे पहले लोग इसी को लिखना शुरू करता है, तो आपको ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। क्या क्या? तो सबसे पहले तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जितना भी संवैधानिक विकास हुआ, ठीक है, जितना भी संवैधानिक विकास हुआ, चाहे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों ना हो, वहाँ से लेकर 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, वहाँ तक पढ़ जाइए। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अधिनियम हैं। ठीक है, और 3 बड़े अधिनियम हैं, वो है 1909, 1919 और 1935। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? तो ये अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, सारे अधिनियम अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको पीटी में, बीपीएससी पीटी में काफ़ी ये फ़ायदा होगा। इसलिए इसको पहले ही पढ़ लीजिए। अगर पहले पढ़ लेते हैं तो इसका काफ़ी प्रभाव होगा
और यह ना सिर्फ मेंस के प्रश्न लिखने में आपको मदद करेगा बल्कि बीपीएससी पीटी को भी क्वालिफाई करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, इसका मुख्यतः कारण पढ़ना है, परिणाम तो जानते ही हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, और ये कहाँ मिलेगा, तो ये सिंपल बुक में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा यशपाल एवं बीएल ग्रोवर का बुक है, वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से इसको इलेबोरेट किया गया है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं इसको, या फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें पढ़ना है कि कारण क्या था, ठीक है, और परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका फिर योगदान क्या रहा, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ा आपका एक सेगमेंट क्लियर हो जाता है, और यह मेंस के साथ साथ पीटी में भी आपको योगदान करेगा। तो यहाँ से तो अभी तक सवाल आ गए हैं, और एक टॉपिक बच रहा है, और वो ये है कि 18वीं 19वीं सदी में जो भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें कि राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों का जो योगदान रहा है, जिससे कि मतलब इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है, तो इस चैप्टर को पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपका पीटी में भी क्वेश्चन आएगा, और ये मेंस का भी एक सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरी अंदेशा है कि अगली बार बीपीएससी जरूर जो है इस टॉपिक को हिट करेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ही टॉपिक में बहुत सारे लोगों के जो योगदान है उसका हमें यहाँ पर मिल जाता है, संग्रह मिल जाता है, तो इसको जो है पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अब प्राचीन काल से पूछा जा रहा है कि मंदिरों का विकास या कभी शैल चित्रों का विकास, तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, और बुद्ध और महावीर के काल को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। हो सकता है कि ये चूँकि बिहार की धरती से ये सब विकसित हुआ है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपका कुल मिला के कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टॉपिक आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपका 114 नंबर समझिए एक तरह से मुट्ठी में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप नोट्स अगर आपको मिलता है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है बुक पढ़ना है। बुक पढ़ना है, अगर नोट्स कहीं से मिल रहा है तो उसको भी पढ़ना है, और इनको पढ़ने के बाद सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है। सेल्फ नोट्स किस फॉर्म में होना चाहिए, तो सिनॉप्सिस फॉर्म में होना चाहिए, सिनॉप्सिस फॉर्म में होना चाहिए, प्रिसाइज वे में होना चाहिए, यानी संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ राइटिंग होना चाहिए, यानी अपने से लिखा होना चाहिए, सेल्फ राइटिंग। ये नोट्स आपको रिवीजन के लिए भी काफ़ी आसान करेगा, और आप कैसे तेज़ी से लिख पाएँ। जैसे कि पहले ही बताया कि आपको कितना समय मिलेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 22 मिनट, और छोटा छोटा वाला जो प्रश्न बताया है सेक्शन 1 वाला, तो उसमें आपको मिलेगा मुश्किल से 4 मिनट, ठीक है। तो ये 22 मिनट में 2 मिनट तो आपको लग जाएगा क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने में, और बचेगा आपका शेष 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपको कितना लिखना है, तो कम से कम आपको लिखने के लिए 36 पेज रहेंगे, और 36 पेज में आप 8 प्रश्न लिखेंगे, तो मतलब लगभग 4-5, तो कम से कम 4 या 5 पेज लिखेंगे। तो 20 मिनट में 4 से 5 पेज कैसे लिख सकते हैं, इस स्पीड को भी बरकरार रखना है, ठीक है। और ये स्पीड कैसे बरकरार रहेगा, तो ये राइटिंग प्रैक्टिस से बरकरार रहेगा। तो मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आगे हम योजना
तो हमारे यहाँ पहले से ही सब होता है। हर सप्ताह राइटिंग टेस्ट का प्रैक्टिस होता है, बिल्कुल जो है मॉक एग्जामिनेशन यूपीएससी मेंस की तरह होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खुद भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो 20 मिनट में कैसे लिखना है। और अब हम यही कहेंगे कि चीज़ों को जो भी आप बुक्स में पढ़े, नोट्स में पढ़े या कोचिंग क्लास में पढ़े, तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उसको पढ़िए, जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है। हालांकि आज के समय में जिस तरह से विद्यार्थियों ने किताब पढ़ना छोड़ दिया और बने बनाए एक ही मटेरियल को कॉपी पेस्ट किए हुए अनेक पब्लिकेशंस वाले जो किताब ला रहे हैं, उसको पढ़ पढ़ के पूरा जो है उसका दिमाग घुसा हो गया है। अब जो है किसी प्रकार से कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, डिबेट वाला क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा तो नहीं बन पाता है, जिसके कारण है कि नतीजा होता है पीटी में काफ़ी लो स्कोर जाना। तो आप सबसे पहले तो पढ़िए, और दूसरा है उसको लिखिए यानी नोट्स बनाइए, नोट्स स्वयं बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर सोचिए, ठीक है, सोचिए और फिर उसको डिस्कस कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठी के साथ, फिर उसको रिवीजन कीजिए। कुछ चीज़ें अगर नहीं याद आ रही है तो उसको याद कर लीजिए, रिमेंबर, खास करके फार्मूला वगैरह, ठीक है। और लास्ट में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। जो काम आपका ऊपर से नहीं हुआ, यानी ये जो 6 पॉइंट बताए हैं, 7 पॉइंट्स बताए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 वो आपको ये करवा देगा 7वां पॉइंट। ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करिए। जो भी करना चाहते हैं, अगर पीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो खूब सारा प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। आपको क्वेश्चन का पता भी चलेगा और उसमें आपकी क्या कमी है, उन कमियों को सुधारने के लिए संबंधित बुक्स को पढ़िए, सही जगह से मार्गदर्शन लीजिए। और अगर मेंस का परीक्षा दे रहे हैं तो ये सब प्रक्रिया को फॉलो करते हुए और लास्ट में अधिक से अधिक आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक एग्जामिनेशन दीजिए, यूपीएससी मेंस का पूरा सेट बनाइए, किसी क्वेश्चन को लेकर बैठ जाइए, उसको खुद देखिए कि कितना हम लिख पा रहे हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का उसमें कमी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और लगेगा, तो उनको पढ़िए संबंधित बुक से, और तब जाके आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी। और फिर इतना सारा करने के बाद आपके पास एक ऐसा ताकत महसूस होगा ना, लगेगा कोई भी प्रश्न हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मन में डर होगा, भय होगा, संशय होगा, बहुत तरह की हिचकिचाहट होगा। इसीलिए कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका रिहर्सल होना चाहिए, और ये रिहर्सल एक बार नहीं, आप किसी का स्टेज पर अगर परफॉर्मेंस देखते हैं या परेड में परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भले ही 10-20 सेकेंड का होता है, लेकिन उसके पीछे जो है महीनों और वर्षों का मेहनत छिपा होता है। तो आपको यही करना है, एक दिन का जो परफॉर्मेंस आपको दिखाना है वहाँ बीपीएससी मेंस के परीक्षा हॉल में, उसके लिए आपको उसका रिहर्सल सैकड़ों बार करना होगा, तब जाके वो प्रदर्शन उम्दा बनेगा। अब विद्यार्थी इससे अगर जी चुराएंगे, लिखने से जी चुराएंगे, तो फिर लिखने वाला परीक्षा में कैसे पास होंगे। तो चलिए, ये सौजन्य था कंचन कैरियर एकेडमी की ओर से, और यहाँ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर या हमारे दिए गए पते पर आप आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए। हम इसका दूसरा सीरीज जल्द ही लाएंगे। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।